अरे अरे बाहर जाके खेलो बेटे। अरे शू करो जो भाई, जल्दी करो, बारात अभी आती होगी। अरे विकास ये यहाँ पे रख दो। और सुनो, मधु तैयार है कि नहीं देखो जाके। हाँ मैं देखता हूँ। हाँ। अरे ये देखो बारात आ गई, देखो जल्दी मधु तैयार है। मैं देख। मारे लगन नहीं करवा माँ, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? ये सब गलत है माँ, ऐसा मत कर। बहुत થઈ ગયું તારું, कुछ गलत नहीं है। ऐसा ही होता है और ऐसा ही करना पड़ता है। चल तैयार हो जा। मुझसे नहीं होगा माँ। अरे अभी तक तुम तैयार नहीं हुई हो? बार बारात आके खड़ी है। चल फटाफट तैयार हो जा। અને બા તમે બહાર જાઓ, પપ્પા તમને બોલાવે છે, ભારત का स्वागत करना है। मधु चल दी। मधु मधु मधु, हे भगवान, मधु कहाँ गई? अरे भाई जल्दी करो, विधि भी खत्म होने को आई है। अरे मधु तैयार है? अरे क्या है मधु? वो कहीं नहीं दिख रही। वो कहीं भाग तो नहीं गई? अधीरो थाय शू बाबू? तुझे बड़ी उत्सुकता है? हाँ? औरतें सजने स्वरने में बहुत समय लेती हैं, क्यों? मैंने इधर नहीं जाओ, मुझे यहाँ नहीं रहना, अपने साथ ले चलो। नहीं रहना मुझे। चुप चुप चुप, बस सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना तेरे साथ, सब ठीक हो जाएगा। मधु, काले तुझे मना किया था ना इसको नहीं मिलने का। छोड़ो मुझे। कमरी उठेगा, खिसका रही हूँ। तने अपना खानदानी पर परवाह रखे करी। क्या छे, इतना समय थोड़ी लगता है। अरे भाई बहू कहाँ है? कितनी राह देखेंगे? मुहूर्त निकली जैसे। वो देखो आ भी गई। सरस, पंडित जी शादी शुरू करवा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे
वसो मम आहुजानि गर्वत्वामजासि गर्वत्वम् ॐ। सिर्फ 8 साल की उम्र वाले गोपू के साथ होने जा रही थी मधु की शादी, और यही कारण था कि मधु को यह शादी नामंजूर थी। मधु के पास तो जायज कारण था यह शादी ना करने का, लेकिन उसके माता पिता की ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो वो अपनी 21 साल की बेटी का विवाह एक 8 साल के बच्चे से करवा रहे थे। यह हैरान कर देने वाली शादी किसी की मजबूरी नहीं, बल्कि एक पुरानी प्रथा की वजह से हो रही थी। एक ऐसी अनुचित प्रथा जिसके तहत एक नौजवान लड़की की शादी उसी के समुदाय के एक छोटे से बच्चे से करवा दी जाती है। इस प्रथा को बनाने का उद्देश्य यह था कि इस समुदाय के लड़के कभी भी अपने घर वालों के खिलाफ शादी ना कर लें। इसलिए लड़के की शादी कम उम्र में ही उसी के समुदाय की किसी भी उम्र की उपलब्ध अविवाहित लड़की से करवा दी जाती थी, ताकि इस समुदाय का वंश आगे चलता रहे। पारस एक अलग समुदाय से था, फिर वो चाहे कितना भी काबिल क्यों ना, बेशक मधु से प्यार करता हो, लेकिन जो प्रथा के खिलाफ है उसे पाप माना जाता है। इसलिए पारस और मधु की शादी होनी नामुमकिन थी। ये कैसी प्रथा थी जो पुरानी और काल विरुद्ध धारणाओं की वजह से मधु और गोपू पर थोपी जा रही थी? आखिर कहां ले जा रही थी ये प्रथा मधु और गोपू को, उन दोनों के बीच के इस अजीबोगरीब रिश्ते को? देख बहू, हमारे छोकरों को ना गरम दूध नहीं पसंद है। दूध उबाल लेना, ठंडा कर लेना, फिर उसे दिया करना, और उसके मन पसंदीदा गिलास में देना। वो देख ऊपर कार्टन में रखी है, जब भी दूध देना उसी में देना, समझी? और सुन, जब गुस्सा हो जाए और नींद में हो ना, तो अपने हाथ से खाना खिला देना। खिलाएगी ना? दायो छोकरो छुमारे, अब सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, संभालेगी ना? જેમ પિક્ચરમાં હીરો હિરોઈન હોય ને એમ તું अब हीरो और मधु तेरी हीरोइन, तने जे જોઈએ એ કહેવાનું। अब वो तेरी हर बात मानेगी। और बिल्कुल भी डरना नहीं, अब तू पति है, हेमल भाई की तरह, मेरी तरह, समझा? और हाँ, बैरी का पूरा ख्याल रखने का। बैरी की रक्षा। पारस, अभी ना, शादी के बाद। इतना टाइम मुश्किल है यार। मुश्किल है, लेकिन करना पड़ेगा। हाय बैरी, तुम मुझे एक कहानी सुनाओ ना। क्या? हाँ, जल्दी सुनाओ ना। अरे तुम रो क्यों रही हो? प्यार, रोमांस और हर वो वैवाहिक सुख जिसका सपना मधु ने देखा था, वो एक पल में चकनाचूर हो गया। इस प्रथा में एक औरत की भावनाओं की, उसकी जरूरत की, उसके सपनों की, उसकी इच्छाओं की कोई जगह नहीं थी। मजबूरी में ही सही, लेकिन मधु ने अपने पति के प्रति अपनी हर जिम्मेदारी को निभाने की पूरी कोशिश की, पर धीरे धीरे उसे अंदाजा हो गया कि ये जिम्मेदारी वाकई बड़ी मुश्किल थी। ऐसे नहीं, ठीक से करना, ऐसे नहीं, स्टाइल कर और घुमाना, जेल लगा। गोपू, स्कूल में ऐसा नहीं चलेगा, टीचर वर्ड से। बर्थडे के दिन चलता है, नई ड्रेस भी पहनी है, नितिन ने भी किया था। और तू मेरी भाई जो मैं कहूँ वो कर, और मुझे बर्थडे के दिन अच्छा दिखना है, स्टाइल જોઈએ છે। सकला ना।
ले तो रहा है मुझे। आ कितना जोर से। શું થયું? कितना जोर से बांधी, लग रहा है मुझे। શું કરે છે છોકરી? बच्चा है ना, लग गया इसे। वो भी जन्मदिन के दिन ढीला कर दी से। जन्मदिन मुबारक हो छोटू सरकार, हैप्पी बर्थडे। माँ जी, मैं थोड़ी देर यहाँ रुकना चाहती हूँ। वो आरती होने वाली है, आरती करके आऊँ? घर में बहुत सारा काम है। चाल से ठीक, मगर जल्दी आना। चलो बेटा। नहीं पारस, ये सब ठीक नहीं छे। मेरी शादी हो गई है। शादी? वो शादी नहीं है, वो मजाक है, मजाक। और मैंने सब कुछ सोच लिया। हम लोग शहर में रहेंगे अपने हिसाब से, और हमारे शहर में कोई बोलेगा ही नहीं, कायदे के विरुद्ध छे। ना पारस, तू जा यहाँ से। तू मुझे प्यार नहीं करती? करती हूँ, लेकिन क्या? मैंने सब कुछ सोच लिया। तुम मुझे थोड़ा सा वक्त दो। तुम मुझे यहीं मंदिर के पीछे आकर मिलना हर रोज। वादा कर, वचन दे। ठीक है। बोलो ना। ओए, क्या हुआ तुझे? कहाँ कोई है? गोपू कुछ पूछ रहा था ना, सुनाई नहीं दिया? सुनाई दिया है। तो फिर जवाब क्यों नहीं दिया? जरूरी है हर बात का जवाब दूं? पागल हो गई है? पति है तेरा, वो बच्चा है। बच्चा है तो बच्चा ही रहने देते, शादी क्यों करवाई? शू,
जबान चलाती है। माँ, मेरी बायरी को क्यों मार रहे हो? गोपू तू जा यहाँ से, जा। अरे सुन, तो इतने परेशान क्यों, ऐसे क्यों खड़े हो गए? मिठाई खिलाओ बंसीबेन, खुशीनी बात छे। मधु और गर्भवती, पर कैसे? एक 8 साल के बच्चे से विवाहित मधु के प्रेग्नेंट होने की खबर सुनकर परिवार के सारे सदस्य दंग रह गए। लाजमी था कि कई सवाल उठने लगे। क्या मधु के किसी के साथ अवैध संबंध थे? क्या मधु की जिंदगी में कोई और भी था? कौन था जिसका बच्चा मधु की कोख में पल रहा था? किसका बच्चा है? बोल, बोल ना। चुप क्यों है? बोल बोल, अरे बोल। 1 लाख वापिस। इसी घर का बच्चा है। सुनो, सुना मैंने सब। क्या बोली वो? इसी घर का बच्चा है। अरे लेकिन तुम्हारा पर केम गरम था? मुझे सब दिखता है। देखा है मैंने तुम्हें मंदिर में से घूरते हुए। बोलो, गए थे ना उसके पीछे? हाँ गया था, लेकिन उसको देखने नहीं, उसका पीछा कर रहा था। उसके यार को देखा है मैंने, जिसका बच्चा उसकी कोख में पल रहा है। समझी ना? ये बच्चा किसका हो सकता है? क्या कहा था उसने? बच्चा इसी घर का है। इसीलिए मैं शादी के खिलाफ थी। उसकी अपनी जरूरतें हैं, उसकी बस कर अब, बहुत थक गया। बक बक करे चाहे जा, जब जाके सो जा। मधु, तुझे क्या हुआ मधु? बोलना मधु। सर दबा दूं? दवाई ला दूं? बोलना मधु, क्या हुआ? तू मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? बोलना। अब तू जा यहाँ से, अकेला छोड़ दे मुझे, जा। भाई आप लोग मेरी बात तो सुनिए। चुप रहो, ले जाओ अपनी बेटी को। नहीं चाहिए ऐसी बहू हमें। अरे बोल ना, कौन है इस बच्चे का बाप? काका, क्यों मारा मेरी बायरी को? मत मारो। गोपू, जा अंदर। चल। अने तमे ले जाओ अपनी बेटी को। ये बेटी नहीं, कलंक है, कलंक। नाम डाले इस मारूफ। आज से तेरा और मेरा रिश्ता खत्म। ममता, चलो यहां से, छोड़ो इसे यहां पर, चलो। मेरी बात तो सुनिए आप। छोड़िए अपनी यार के पास। काम तारू का है, चल जा। आप चुप क्यों है? बताते क्यों नहीं? बोलिए ना, बताइए सबको कि ये बच्चा आपका है। बोलिए ना, बताइए सबको कि ये बच्चा आपका है। रो मत, शांत हो जाओ।
आओ मेरे साथ, आओ। मधु, मैं जानू छू तुम अकेली हो, तुम्हारी कुछ जरूरतें हैं और इसीलिए मैं तुम्हारा अकेलापन दूर कर दूं। ये आप क्या कह रहे हैं? मधु, ये प्रथा और तुम कहीं बाहर जाओ उससे अच्छा तो मैं हूं ना। छोड़िए, जाएंगे यहाँ से कि मैं जाऊं? हाँ तो कोई मोटी बात न थी। मैं तो सिर्फ इसलिए चुप था कि मैं नहीं जानता था ये बच्चा मेरा है या किसी और का। नहीं, ये बच्चा आपका है, किसी और ने छुआ तक नहीं मुझे। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। बंसी, आज से इसका और बच्चे का ध्यान रख। आखिरकार सच सामने आ ही गया। मधु के ससुर ने ही बार बार मधु के साथ बलात्कार किया था। सच जानकर हैरान होने के बावजूद भी घर वालों में से किसी ने चू तक नहीं की। घर के मुखिया के खिलाफ जाने की हिम्मत घर के किसी सदस्य में नहीं थी। सारे इतने दुर्बल थे कि आखिरकार मधु के बच्चे को स्वीकार कर लिया गया। मधु खुद इस फैसले से नाखुश थी। वो जानती थी कि बच्चे का दुनिया में आना उसके पैरों में बेड़ियां पड़ने के समान है और उसके बाद पारस और उसका एक होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। पारस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। मैं मंदिर में तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम नहीं आई तो मुझे आना पड़ा। अच्छा ये सब छोड़ो, सुनो, मैंने सारी तैयारी कर रखी है, तुम्हें सिर्फ मेरे साथ चलना और मैं। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई? घर में घुस गया, निकल। ये हमारे बीच की बात है और तुम्हारे बीच कुछ हो भी नहीं सकता और ना होगा, समझा? चल जा, चल तुम चल तुम जाओ यहाँ से, छोड़ दो। क्या बोलेगी? मत मारो। चल निकल निकल। छोड़ दीजिए, मत मारिए उसे। पारस, जाओ तुम यहाँ से। पारस, तुमने मुझे धोखा दिया। निकाल निकाल। अरे क्या सोचा था मैंने तुम्हारे, तुमने क्या किया? अरे छोड़ूंगा नहीं मैं। जाओ। अरे जा रहा हूं मैं। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। जाओ। जेयू गिवे रहते धमकी दी 2 टके का आदमी। तुम्हारे माटे नाकामी थाई गई छू ने। अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। अरे प्रेरणा, क्या कर रही है तू? ठीक से तो लगा तो रही हूँ। अब ये आने वाली बच्ची तुम्हारी बहन भी होगी और भतीजी भी। तुम्हें कैसे पता कि आने वाली लड़की ही होगी? पता नहीं है, पर आशा करूँ छू कि लड़की हो, क्योंकि अगर लड़का हुआ तो जायदाद एक और हिस्से में बटेगी, वैसे भी कम है। आखिर मधु ने एक लड़के को जन्म दिया। वो बच्चा जो ऐसे लोगों से घिरा था जो उसके आने से नाखुश थे। यह आने वाला बच्चा वाकई बदकिस्मत था। उसकी राह में प्यार और ममता के फूल नहीं बल्कि नफरत और निराशा के कांटे बोए जा रहे थे। ऐसी संतान जो अपनी दादी को सोच में डाल दे कि वो वाकई उसका पोता है
या बेटा? ऐसी संतान जो अपने भाई में केवल ईर्ष्या और जायदाद बांटने का दर्द पैदा करे। यह बच्चा वाकई बदकिस्मत था। क्या था इस बच्चे का मुकद्दर, ये कोई नहीं जानता था और ना ही किसी को इसकी परवाह थी। लेकिन जल्द ही ये कहानी एक ऐसा मोड़ लेने वाली थी शायद जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। कैसे हुआ ये सब? इंस्पेक्टर साहब, मधु की आवाज सुनकर हम यहाँ दौड़े चले आए। देखा यहाँ बच्चा गिरा पड़ा था और ये खून निकला हुआ था। ये सब तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। लेकिन पोस्टमार्टम के बच्चा है, अब नहीं रहा। ये सब क्यों? प्रोसीजर करना पड़ता है, फिर चाहे वो एक्सीडेंट हो या मर्डर। अरेंज करो पोस्टमार्टम। यस सर। बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सर। मौत गला घोटने से हुई है सर। और ये गला घोटना झूले से गिरने के पहले हुआ या बाद में? वो कहना मुश्किल है सर, पर उसी दौरान हुआ है। मर्डर केस है सर, ये गला घोटा गया है। फैमिली के सारे मेंबर्स को इन्वेस्टिगेशन के लिए राउंड अप करो, जो एक मर्डर को एक्सीडेंट बोल रहे हैं। लेकिन बच्चे की जान आम क्यों? यही तो हम भी पता लगाने आए कि आखिर एक बच्चे से किसकी दुश्मनी हो सकती है। या इस घर में कोई ऐसा है जो उस बच्चे के आने से खुश नहीं था? हम में से तो कोई नहीं। हम सब तो बहुत खुश थे बच्चे के आने से। शायद अपने आप ही वो झूले में से गिर गया होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बच्चे का गला भी घोटा गया था। तो फिर किसी बाहर के आदमी ने किया होगा। हो सकता है। वैसे भी हम आपको सिर्फ इन्फॉर्म करने आए थे। चलो शाह, जाइए। आपसे पूछताछ क्यों रोकी सर? कोई फायदा नहीं था शाह। देखा नहीं कैसे डिफेंसिव हो रहे थे सबके साथ। इन लोगों से एक साथ नहीं, एक ही करके पूछताछ करनी पड़ेगी। बुलाओ थाने सबको। तुम्हें क्या लगता है किसने मारा तुम्हारे बेटे को? नहीं, वो मेरा बेटा नहीं, मेरी बायरी प्रेरणा है। वो मधु और बापूजी का बच्चा था। जी हाँ, वो मेरा बच्चा था, बबलू। आपका? हाँ हाँ सर, घर में सब जानते हैं, बच्चा बापू का ही है। मेरा पति गोपू है। गोपू मेरा बेटा है साहब, 8 साल का है। तो तुम लोग अब तक उस प्रथा को मान रहे हो? जब मौत हुई तब तुम कहाँ थे? वो मैं नहाने गई थी। जानवरों के डॉक्टर के पास गया था, गाय बीमार थी। जी, हिसाब कर रहा था। जी रसोड़ा में थी। मैं सासू माँ के साथ रसोड़ा में ही थी साहब। बच्चे पर किसी का गुस्सा? गुस्सा क्यों होगा? नहीं। हम तो बहुत खुश थे। मेरा बेटा। तुम्हें चाहिए था ये बच्चा? मेरे चाहने या ना चाहने से क्या होता है? और गोपू? ज्यादा करके तो मधु ही गोपू का ख्याल रखती है, जब से उन दोनों की शादी हुई है। बाहर के किसी आदमी पर शक? नहीं।
कोई नहीं है। हाँ, मधु का एक यार है, पारस। मधु से प्यार करता था वो, पारस। जाते जाते पारस धमकी देकर गया था। गुस्से में था साहब, बोल के गया कि छोड़ूंगा नहीं। साहब आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मुझे तो खुद एक दिन बाद पता चला, और पैसे भी। मेरा मधु से कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा, और उस धमकी का क्या जो तूने दी थी? छोड़ूंगा नहीं तुम्हें मैं। अरे छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे छोड़ूंगा नहीं मैं। नहीं साहब, वो गुस्से में बोल दिया था मैंने। अच्छी बात यह है कि मैं मधु से बहुत प्यार करता हूँ, और वो गुस्से में निकल गया, और उस दिन के बाद मैं कभी वहाँ गया ही नहीं। मुझे लगा कि शायद उसकी कोई मजबूरी रही हो, और ना ही उसको कभी देखा मैंने। जाओ, जरूरत पड़ी तो बुलाऊंगा, आ जाना। ठीक है सर। अभी कुछ कहना मुश्किल है परिवार वालों के नाते रिश्तेदारों, पास पड़ोसियों से पूछताछ करो। हमारा ना तो उस मधु से और ना ही उसके बच्चे से कोई लेना देना है। मधु इस शादी से, बच्चे से खुश थी? जवाब दो। संपत, थाने ले चलो। ना साहब। नहीं, वो इस शादी से खुश नहीं थी। हम लोगों ने जबरदस्ती, पर साहब प्रथा से, और प्रथा तो निभानी पड़ती है ना। तहकीकात से यह तो साफ हो गया था कि घर में ये बच्चा किसी को नहीं चाहिए था। इस अवांछित बच्चे के आने से मानो सारे परिवार में उथल पुथल मच गई थी। घर के हर सदस्य के पास इस मासूम बच्चे से निजात पाने की वजह थी, लेकिन कौन था वो, ये कहना अभी मुश्किल था। जहां एक तरफ सारे परिवार वाले खुद इस घटना से हैरान थे, वहीं दूसरी तरफ एक दूसरे पर उंगली उठाने में उन्हें देर नहीं लगी। सारी गुत्थियों का जवाब इस परिवार में ही छिपा था, और इनमें से ही कोई एक इस जवाब को बड़ी चालाकी से छिपा रहा था। कौन था वो, ये जानने के लिए पुलिस फिर से पूछताछ में जुट गई। ठीक से बच्चे का ख्याल नहीं रख सकती थी, तेरी वजह से घर में सब चुप कर अब। क्या चुप रहे बापू? इसकी वजह से पुलिस हमारे पीछे पड़ी है। और नहीं तो क्या? तुम्हें कौन हो सकता है? इस घर का कोई ना कोई सदस्य ही होगा। अरे हम क्यों करेंगे? इससे पूछो, इसी ने बच्चे का गला घोट दिया होगा। वैसे भी नफरत करती थी उससे। अरे बच्चा था वो मेरा, चाहे जैसे भी इस दुनिया में आए हो, बेटा था वो मेरा। तो तुम कहना क्या चाहती हो? ये सब हमने किया है। अब आंसू मत बहाया कर। केस बहुत सेंसिटिव हो गया, इसे सावधानी से हैंडल करना होगा। ध्यान रख। गोपू नाम है ना तुम्हारा? क्या हुआ बेटा, केम रड़े छे? सत्य करते रहता है। जब वो बेबी था तब भी, अब जब वो मर गया है तब भी, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बच्चा है ये, आप इसे क्यों परेशान कर रहे हो? हम आपसे ही सवाल पूछने आए, और ये हमसे नहीं, आपसे परेशान है। चलिए अंदर। ये केस हैरान कर देने वाली घटनाओं का एक पिटारा था जो अब खुल चुका था, और एक एक करके सच पुलिस के सामने आ रहा था। जैसे जैन द्वारा मधु के साथ किए गए बलात्कार का सच। लेकिन इस सब के बावजूद भी पुलिस को इस केस में ज्यादा बढ़त हासिल नहीं हुई। पुलिस एक बार फिर सबूतों की जांच करने में जुट गई। सर, घर वाले तो सारे एक दूसरे पर उंगलियां उठा रहे हैं। मोटिव हर किसी के पास है। मधु की बच्चे के लिए नफरत, क्योंकि यह बच्चा जयंत ने उसके साथ किए बलात्कार से पैदा हुआ था। हेमल बच्चे के साथ जायदाद नहीं बांटना चाहता था। फिर बंसी की मधु के लिए नफरत। अपने होते हुए मधु के पेट में अपने ही पति का बच्चा होना। सर, बंसी को तकलीफ तो जरूर होती होगी, फिर भी पता नहीं हम क्या मिस कर रहे हैं सर। क्या नहीं? किसे? मधु, तू क्यों रो रही है? तुम्हें क्या पड़ी है? हर बार जाना जरूरी है? क्योंकि तू मेरी भाई है। जब तू रोती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है।
पापा ने कहा था ना बैरी की रक्षा करने के लिए। मैं किसी को तुझे रुलाने नहीं दूंगा। पहले वो बेबी ने रुलाया, अब वो गंदा बेबी तो चला गया, तो फिर क्यों रो रही है तू? बताना क्यों रो रही है, बोलना बोलना बैरी क्यों रो रही है? मुझे नहीं पता कि गोपू के कहने का क्या मतलब था, लेकिन उसकी बातें सुन के कुछ अजीब लगा, इसीलिए मैं आप लोग के पास बताने चली आई। शक तो हमें भी हुआ था, लेकिन ये बात कंफर्म करनी पड़ेगी। तो हम लोग उसे चिढ़ाते थे ना, तो एक दिन वो जोर से चिल्लाया। चिल्लाया था? क्या बोला उसने? उसने बोला कि मुझे वो अच्छा नहीं लगता, वो मेरा बेटा नहीं है। ये एक नहीं है, ऐसी कई ड्राइंग्स हैं जिसमें बच्चे को मिटाने की कोशिश की गई है। गोपू, मेरा लाल। गोपू, અહીં આવો। आओ। કેમ છે? આજો, તારા માટે। स्कूल कैसा था? अब अच्छा लगता है ना? बबलू बेबी चला गया तो? हम अभी भी रहते हैं, बेबी बनने के बाद भी। अच्छा, किधर मरा था बेबी? यहीं गिरा था ना बबलू? मुझे तो याद भी नहीं है। गोपू, तने याद है? हाँ, यही मरा था बेबी। झूले में झूल रहा होगा ना? कोई जोर जोर से झूले को धक्का दे रहा होगा, पर बेबी तो झूले में ही मर गया था। नहीं, झूले में नहीं मरा था, जिंदा था। तो फिर झूले से गिरकर मर गया होगा, है ना? नहीं, झूले से गिरकर भी नहीं मरा, इसलिए मैंने उसका गला दबा दिया। वो सबको परेशान करता था, इसलिए मैंने उसे मार दिया। मैंने कहा था ना वारी, मैं किसी को तुझे रुलाने नहीं दूंगा, क्योंकि तू मेरी वायरी है। कातिल के सामने आते ही सारा परिवार दंग रह गया। किसने सोचा था कि गोपू ने उस मासूम बच्चे बबलू की जान ली होगी। एक प्रथा ने इतनी जिंदगियां एक पल में बर्बाद कर दी। ऐसी प्रथाएं युगों पहले किसी कारण से रची गई थी, अपनाई गई थी, लेकिन बदलते वक्त के साथ ये जरूरी है कि हम इनका परीक्षण करें, विश्लेषण करें और जरूरत पड़ने पर इन प्रथाओं को त्याग भी दें। इंसान की भावनाओं को उलझाकर उन्हें तोड़ मरोड़ देने वाली ऐसी प्रथाओं का क्या फायदा?
क्या फायदा ऐसी प्रथाओं का जो उससे जुड़े सभी व्यक्तियों का जीवन बर्बाद कर दे? जैसे मधु, जिसके सारे सपने इस प्रथा के नाम बलि चढ़ गए, जिसका बलात्कार हुआ उसके अपने ही ससुर द्वारा और सच जानने के बावजूद भी सारे परिवार ने उसकी उपेक्षा की, एक बार फिर सिर्फ प्रथा के नाम पर। जैसे गोपू, जिस पर 8 साल की उम्र में एक पति बनने की जिम्मेदारी सौंप दी गई, जिसने उस मासूम बच्चे को एक कातिल बना दिया। जरा सोचिए कितनी अस्वाभाविक, कितनी अनुचित धारणा है ये। वक्त आ गया है कि हम ऐसी निरर्थक और हानिकारक प्रथाओं से हमेशा के लिए मुंह मोड़ लें, इससे पहले कि ये और मासूम जिंदगियां बर्बाद करें। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। If you want to enjoy more Crime TV content like this, please subscribe to our channel and click the bell icon.